नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कांस्टेबल के पर्पज से हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं आपके सामने आज वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड अपने कुछ बातें भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन ही अपने आप में टॉपिक है, काफी टॉपिक भी सीखने को मिलेंगे इन क्वेश्चन के साथ में अपने आप को। ठीक है, स्टार्ट करें। ऐसे ही अपने लेक्चर रहेगा नेक्स्ट केमिस्ट्री का, फिर बायो का, है ना। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के। अगला जो लेक्चर होगा उसमें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपने जीव विज्ञान, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो वीडियो है वो मेनली फोकस किया गया है कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए, जिनके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ताकि उनकी तैयारी में चार चांद लग जाए, यानी उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम पेपर अच्छा कर सकते हैं। तैयारी आपने कर ही रखी है, एक प्रकार से ये आपका अभ्यास भी है। तो शुरू करें दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि है कार्य, समय, द्रव्यमान व बल। अब इसका आंसर क्या है? आप लोगों ने अच्छी सी प्रिपरेशन कर रखी होगी तो आपने आंसर दे दिया होगा कि निम्न में जो सदिश राशि है वो है बल। वो क्या है? बल। राइट, सदिश राशि कौन सी है? बल है। अब ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, चार ऑप्शन दे देते हैं, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। मैं आपको समझा देता हूं ताकि कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपने सॉल्व कर सकें। देखो दोस्तों, दो प्रकार की अपने को राशियां देखने को मिलती हैं। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। ठीक है, कितने प्रकार की राशियां देखने को मिलती है? दो प्रकार की राशियां देखने को मिलती है। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। देखो, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, ये जिसको अपने ने बोल दिया मीटर प्रति सेकेंड। मैंने क्या लिखा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो 4 है ना, इसको भौतिक विज्ञान में हम बोलते हैं परिमाण, जिसे अपने बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये अपने लिए क्या है? मात्रक है। मात्रक से चीजों की पहचान होती है, जिसे अपने बोलते हैं यूनिट, है ना। तो कोई भी आपके सामने राशि होगी ना, उसमें एक तो परिमाण होगा और एक मात्रक होगा, है ना। यानी वो भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण और मात्रक हो, जिसमें दिशा नहीं हो, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां बोलते हैं। और वो भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा भी हो, यानी मैं आपके ऐसे कह दूं 4 मीटर पर सेकेंड उत्तर। तो पहली बात तो ये किसके लिए आपने समझ रहे हैं? दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है चाल और एक होता है वेग। इकाई समय में 1 सेकंड में किसी भी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वह उसकी कहलाती है चाल। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है ना। यानी वेग और चाल एक ही चीज है, बस वेग में अपने को दिशा पता होती है और चाल में अपने को दिशा पता नहीं होती है। जब मैंने ये उत्तर नहीं लिखा था ना, है ना, उत्तर दिशा नहीं लिखी थी, तो ये मेरे लिए क्या थी? ये क्या थी? ये क्या थी? मेरे लिए यह एक अदिश राशि थी। और कौन सी राशि थी? ये चाल के बारे में बात कर रहा है, स्पीड के बारे में बात कर रहा है। यानी अदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है और मात्रक होता है, जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ अपने को दिशा का भी पता होता है। वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि कोई वस्तु इकाई समय में 1 सेकंड में कितनी दूरी किसी निश्चित दिशा में करती है, वो वेग है। अगर दिशा नहीं दी हुई हो तो वो अपने लिए क्या है? चाल है।
है ना। जैसे ये मात्रक होता है ना मीटर पर सेकेंड, ये मात्रक किसका हो गया, चाल का हो गया। लेकिन मीटर पर सेकंड आपको करके आगे लिख दे ईस्ट यानी पूर्व लिख दे, इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है सदिश राशि की, ये बात कर रहा है वेग की। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत देखो आपको लिखवा भी देता हूं कि सदिश सदिश है क्या, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो कार्य समय द्रव्यमान होता है ना, इनका सिर्फ परिमाण होता है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। बल होता है ना, बल, बल एक सदिश राशि है, परिमाण के साथ साथ अपने को दिशा का भी पता होता है। तो आंसर क्या हो गया, द। तो देखो दोस्तों, अपने थोड़ा लिख लेते हैं। क्या बात बताई मैंने एक बात बताई, सदिश राशि जिसे अपने कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश राशि। है ना, ऐसे लिख लो, वे या वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण व मात्रक के साथ, वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण व मात्रक के साथ दिशा का भी ज्ञान हो, सदिश राशि क्या है, सदिश राशि कहलाती है ना। वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण में मात्रक के साथ साथ में दिशा का भी ज्ञान हो, है ना, परिमाण व मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, ऐसी राशि सदिश राशि कहलाती है ना। अब मैं अपने आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाता हूं, सदिश राशि है कौन कौन सी। जैसे उदाहरण देखें तो वेग एक सदिश राशि है ना, बल एक सदिश राशि है, ठीक है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण जिसे अपने एक्सीलरेशन बोलते हैं, है ना, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं, सदिश राशियों के हैं, है ना। इनमें दिशा के साथ साथ अपने को परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता होता है। चलो, यही क्वेश्चन बनता है अदिश राशियों के लिए, और सबसे ज्यादा गलती अदिश राशि में करवाता है। यही क्वेश्चन किसके लिए बनता है, अदिश राशि के लिए, जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें केवल अपने को परिमाण का पता होता है, परिमाण प्लस मात्रक होता है। इसमें क्या है, दिशा है वो नहीं होती है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है ना। सिर्फ ज्ञान जो होता है वो किसका होता है, परिमाण। तो क्वेश्चन देखो ये बहुत बार पूछा गया है ना, कि विद्युत है वो विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो उस समय आंसर देना होता है ये अदिश राशि होती है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, अपने कह देते हैं, है ना, 4 जूल 6 जूल, कोई दिशा नहीं होती ऊर्जा की, नहीं होती है। कार्य एक अदिश राशि है ना, समय एक अदिश राशि है, तापमान एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो ध्यान रखना, कार्य और विद्युत धारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका सिर्फ अपने पास में परिमाण होता है और मात्रक अपने बता सकते हैं, लेकिन इसकी दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है ना, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। वे राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती है। वे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण और मात्रक का पता हो, दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो या कोई निश्चित दिशा नहीं हो, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती है। ये बात समझ में आई? आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। किया नोट आपने? तो देखो जो पहला क्वेश्चन था अपना, ये क्लियर हो गया आपके। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, बल एक सदिश राशि है ना, ठीक है। द्रव्यमान सदिश नहीं है, समय सदिश नहीं है, अदिश। कार्य क्या है, अदिश है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई है।
वर्ष दूरी की इकाई नहीं है, अर्धवर्ष दूरी की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष बिल्कुल दूरी की इकाई है, मीटर 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 भी देखो जाना जाए तो दूरी की इकाई है। परंतु ये देखो ये कहना क्या चाह रहा है अपने को, इसमें सबसे सही आंसर कौन सा है? सर मीटर भी तो लंबाई जो होती है वो मीटर में मापी जाती है, आप मीटर करके आ जाओगे जल्दीबाजी में, जो गलत हो जाएगा। इसका सबसे सही आंसर जो माना जाएगा ना वो प्रकाश वर्ष माना जाएगा। देखो क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है वह किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो होता है ना 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर है। तो प्रकाश वर्ष है ना वो क्या है? दूरी की इकाई है, ध्यान रखना। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई की मैं बात करूं वो होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है, पारसेक, है ना। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक, जो कि एक पारसेक जो होता है ना, एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ध्यान रखना दूरी की इकाई, यहां पर आप आंसर क्या दोगे? प्रकाश वर्ष दोगे। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। वर्ष अर्धवर्ष आपको पता ही है, वर्ष 12 महीने हो गए, अर्धवर्ष 6 महीने हो गए। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही क्या है? प्रकाश वर्ष है। और कितनी दूरी तय करता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर, है ना। और सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक। एक पारसेक होता है 3.6 इंटू 10, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। राइट, चले आगे। इसको नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, देखो एक एंगस्ट्रॉम होता है ना वो 10 की घात -10 मीटर होता है। तो कुछ मैं आपको देखो मात्रक बताता हूं, ये पूछ लेते हैं। माइनस के कुछ मात्रक होते हैं दोस्तों, जैसे 10 की घात -1 है ना, कुछ मात्रक बताता हूं। देखो 10 की घात -1 को अपने बोलते हैं डेसी, है ना। 10 की घात -2 को हम बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी, है ना। 10 की घात -3 को हम बोलते हैं मिली, है ना। 10 की घात -6 को हम बोलते हैं माइक्रोन या माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो या माइक्रोन के दो, ठीक है। 10 की घात -9 को हम बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो बोलते हैं, नैनो। 10 की घात -10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 10 की घात -12 को हम बोलते हैं पिको। क्या कहते हैं? पिको। 10 की घात -15 को हम बोलते हैं फर्मी, फर्मी बोलते हैं, या इसे फेमटो के नाम से जाना जाता है। तो देखो 2-3 मात्रक आप याद रखना। 10 की घात -6 ध्यान रखना, माइक्रोन होता है। 10 की घात -12 पिको होता है, नैनो होता है। 10 की फर्मी भी बहुत बार पूछा गया है। 10 की घात -15 को अपने क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं, फर्मी। तो 10 की घात एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो 10 की घात -10 मीटर ही क्या है? एंगस्ट्रॉम है। समझ में आई बात? ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो आप पॉजिटिव पावर्स भी देख सकते हो, जैसे 10 की घात, है ना। आप देखो पॉजिटिव पावर्स भी देख सकते हो, कैसे? दस की घात 1 होता है, उसे अपने बोलते हैं डेका। 10 की घात 2 होती है,
उसे अपने बोलते हैं हेक्टो, है ना। 10 की घात 3 होती है, उसे अपने बोलते हैं किलो, ठीक है। 10 की घात 6 है, उसे अपने कहते हैं मेगा, है ना। 10 की घात 9 है, उसे अपने बोलते हैं टेरा। 10 की घात 12 है, उसे अपने 10 की घात 9 है, उसे अपने बोलते हैं गीगा, गीगा। 10 की घात 12 है, उसे अपने बोलते हैं टेरा, है ना। 10 की घात 12 है, उसे अपने बोलते हैं टेरा। तो आप पॉजिटिव में भी याद कर सकते हो, डेको, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, है ना। 10 की घात 15 है, उसे अपने एटो भी कहते हैं, एटो, है ना, एटो के नाम से। तो कुछ ये पॉजिटिव पावर्स हो गई और ये कुछ अपने सामने कैसी हो गई, नेगेटिव पावर। फर्मी का ध्यान रखना, 10 की घात -15 फर्मी के नाम से जाना जाता है। नैनो 10 की घात -9, माइक्रोन 10 की घात -6, है ना। आप चाहो तो इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब अपने अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक किसके बराबर होता है, 10 की घात -10 मीटर के बराबर। तीनों क्वेश्चन समझ में आई, सदिश सदिश राशियां समझ में आई। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, सदिश राशि होती है। जिसमें दिशा नहीं पता हो, सिर्फ परिमाण मात्रक पता हो, अदिश राशियां होती है, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, पार्सेक होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और एक प्रकाश वर्ष होता है वो 9.46 × 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि बेरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाए तो संभावना होती है। ये कहना चाह रहा है कि बेरोमीटर में, है ना, जो पारा है वो अचानक से कम हो जाए तो किस चीज की संभावना होती है। देखो अपने चारों तरफ, पहले तो समझे तो सही ये क्या कहना क्या चाह, है ना। अपने चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। ये वायुमंडल अपने पे दाब लगा रहा है, उस दाब को अपने ने क्या बोल दिया, वायुमंडलीय दाब बोल दिया। क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक युक्ति होती है जिसे अपने बोलते हैं बेरोमीटर। इस बेरोमीटर का जो आविष्कार है ना वो किया था टोरिसेली ने। और बेरोमीटर से ही अपने अंदाज लगा सकते हैं, ये संभावना निकाल सकते हैं कि बारिश होने वाली है, आंधी या तूफान आने वाला है या मौसम साफ रहने वाला है ना। और ये जो बेरोमीटर होता है ना, इसकी रीडिंग, इसका जो पाठ्यांक है वो यकायक अचानक से नीचे गिर जाता है ना, तो इसका मतलब आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। बेरोमीटर की रीडिंग या पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, इसका मतलब बारिश होने की संभावना है। और बेरोमीटर का पाठ्यांक है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना, तो इसका मतलब है मौसम क्या है, साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। तो देखो बेरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाए तो संभावना होती है किसकी, आंधी या तूफान आने की क्या होती है, संभावना होती है। तो आंसर क्या होगा, ब। आंसर कौन सा होगा, ब आंसर होगा, आंधी या तूफान आने की क्या होती है, संभावना होती है ना। तो मैं थोड़ा बता ही देता हूं आपको, है ना। देखो एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं बेरोमीटर। लिख लो इसके क्वेश्चन, ये तो मैंने अचानक से कम का दे दिया है, बढ़ने का दे दे, धीरे धीरे का दे दे, तो कैसे करोगे आप, है ना। क्या है, बेरोमीटर, है ना, ठीक है। क्या यूज है इसका, इसका उपयोग है, इसका उपयोग है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने में, है ना। और इसका जो आविष्कार है वो किया था टोरिसेली ने। टोरिसेली ने बेरोमीटर का क्या है, आविष्कार किया था। वायुमंडलीय मापने के लिए जो युक्ति है वो है बेरोमीटर। टोरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, है ना। अब बात आती है इसका जो पाठ्यांक है, यानी इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग, घरों में बिजली का मीटर होता है उसमें रीडिंग लेके जाते हैं ना, तो इसका जो पाठ्यांक है, रीडिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या पाठ्यांक है, रीडिंग जो है वो अचानक नीचे गिर जाए, यानी यकायक नीचे गिर जाए या अचानक नीचे गिर जाए, तो क्या होता है, तो होता है
आंधी या तूफान आने की क्या होती है, आने की क्या होती है, संभावना होती है ना। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या हो, या धीरे धीरे कम हो या नीचे गिरे तो क्या हो, बारिश होने की संभावना होती है। बारिश होने की क्या होती है, संभावना होती है। और बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़े, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो क्या होती है, तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। मौसम साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है। अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरे बारिश होने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे दोस्तों, यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो अपना क्वेश्चन ही यही था, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से कम हो जाए या धीरे धीरे कम या यकायक कम हो जाए तो आंधी या तूफान आने की क्या होगी। चलो, ये मैंने आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया। कुछ अच्छी बातें भी अपने सीखते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि ऐसा क्वेश्चन घूम के आ जाए तो अपने कर सकें उसको। पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह ताप है कौन सा, तो इसका आंसर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इधर सुनो, दो चीजें होती है, एक होता है आयतन और एक होता है घनत्व। घनत्व और आयतन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। आयतन और घनत्व एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। कहने का मतलब है जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा आयतन कम होगा, या जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब पानी के केस में ना आपको ध्यान में रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक एक बात ध्यान में रखनी है आपको। वो बात क्या है, सुनो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, आयतन जो होता है ना, आयतन जो होता है वो क्या होता है, घटता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आयतन धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। और सबसे कम पानी का जो आयतन है वो देखने को मिलता है इस पे। तो सबसे अधिक जो घनत्व होगा वो किस तापमान पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने जब ऊपर चलते हैं, है ना, यानी 4 से ऊपर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना, ज्यादा, और जैसे जैसे जाते हैं फिर क्या होता है, ये आयतन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये क्वेश्चन अपने से ऐसे भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन जो होता है वो घटता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। जबकि घनत्व होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। यानी घनत्व सर्वाधिक अपने को देखने को कहाँ मिलता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और आयतन सबसे कम देखने को कहाँ मिलता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो आयतन का कम का पूछ सकता है, अभी इसने पूछा क्या है, पानी का घनत्व सबसे अधिक, ये पूछ सकता है पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर, तब भी आप आंसर क्या दोगे। या ऐसे पूछ सकता है 0 से कि पानी का आयतन कब बढ़ता है कब घटता है, तो आप क्या आंसर दोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो आयतन घटता है, और 4 डिग्री के बाद में धीरे धीरे आयतन क्या होने लग जाता है, पानी का बढ़ता है।
पूरी कहानी कहां तक चलती है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक चलती है। समझ में आए क्वेश्चन? तो यहां पर आंसर क्या देना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इसको पढ़ाते हैं तो और भी इसके अच्छे एग्जाम्पल देके, एक्सप्लेनेशन देके कहते हैं कि कहानी होती क्यों है ना। उस चीज को समझाने में अभी कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे अगर डिटेल में देखें तो। ये चैप्टर होते हैं तब वहां पे अच्छे से समझ में आता है। अभी आप देखो, इतना याद रखो, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या होगा? सबसे पहली बात आती है, ये ऊर्जा क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है वह उसकी गतिज ऊर्जा होती है, और स्थिति के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे बांध की ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी, चाबी वाली घड़ी आती थी पहले, चाबी वाली घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग, उसमें कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है ना। ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है जो वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न हो गई है। और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जैसे बांध टूट जाता है तो वो जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। घड़ी चल रही है तो जो स्थितिज ऊर्जा है घड़ी में वो किस में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, है ना। तनी हुई स्प्रिंग है, या आपने कोई तीर कमान खींच के छोड़ते हैं, अभी उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे तीर छोड़ूंगा वही स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बॉलर है, वो बॉल लेके आ रहा है तेजी से दौड़ता हुआ, स्टंप लगे हुए हैं, अभी स्टंप में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही तेजी से आती हुई बॉल उसके लगेगी वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा जिसे अपने काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। m क्या है? m है द्रव्यमान, है ना। और v क्या है? वेग। यानी मान लो ये कोई वस्तु है जो m द्रव्यमान की है और v वेग गति करती हुई आ रही है, तो इसकी v वेग से गति करती हुई जा रही है और इसका द्रव्यमान क्या है? m है। तो उसकी गतिज ऊर्जा किस फॉर्मूले से दी जाती है? 1/2 mv²। अभी अपने को क्या रहा है? द्रव्यमान आधा कर दें भाई, गतिज ऊर्जा में 1/2 mv² है, ये द्रव्यमान तो मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया, ठीक है। और वेग को दुगुना कर दें, पहले v था वेग, अब कितना हो गया? 2v हो गया, दुगुना कर दिया, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर पड़ा है। द्रव्यमान आधा कर दिया और वेग को दुगुना कर दिया, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो इसको सोल्व करो, ये मैंने सोल्व किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और v का क्या हो जाएगा बताओ? v का क्या हो जाएगा? v² हो जाएगा, है ना। तो अब देखो काटो इसको, v का ये हो जाएगा, अब काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो गया? 4 आ गया। तो देखो 1/2 m गुणा 2 इंटू v² हो गया। सर 2 से 2 भी काट दो, नहीं 2 से 2 मत काटो, इस 2 को मैं बाहर लेके आ जाऊं, गुणा में होते हैं तो ऐसे लिख सकता हूं, और बाकी बच गए क्या? देखो 1/2 mv²। ये जो 1/2 mv² है ये क्या है? पहली वाली गतिज ऊर्जा है, और अब है ना जो ये दूसरी गतिज ऊर्जा मान लो, ये चेंजिंग करने के बाद में ये पहली गतिज ऊर्जा मान लो, है ना। तो पहली वाली जो गतिज ऊर्जा है उसकी तुलना में ये जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी बढ़ गई है? बताओ कितनी हो गई है? दुगुनी हो गई है ना। तो कैसा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। जब हम द्रव्यमान आधा कर दें और वेग दुगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा फाइनली पहली वाली गतिज ऊर्जा के कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। आप इसको काट मत देना, फिर आप डिसीजन कैसे लोगे कि पहले वाले के तुलना में दुगुनी होगी तिगुनी होगी? 1/2 mv² होती है, उसका दुगुना ये क्या है? हो गया है। समझ में आई कहानी? इसको नोट करो। चले आगे, चलो अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया। किसी द्रव अथवा तरल पदार्थ में जब किसी वस्तु को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वो ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करता है, यह बल कहलाता है
तो इस बल को अपने बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? पलवन नहीं कहते हैं, ना न्यूटन ना वायुमंडलीय, उस बल को अपने क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। आप एक प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उसको पानी की भरी हुई बाल्टी में डुबोइए, जैसे ही आप डुबोगे है ना और हाथ छोड़ दोगे ना तो वो बॉल है वो ऊपर की ओर आएगी। यानी कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में डूबती है, चाहे वो पूर्ण रूप से डूबो चाहे वो आंशिक रूप से डूबो, द्रव के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। इसी बल को हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं, है ना। जब किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो वस्तु पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो लगता है वस्तु का भार W बराबर mg, वो लगता है नीचे की ओर, और एक द्रव के द्वारा वस्तु के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे अपने बोलते हैं बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल, है ना। तो पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबोते हैं तो वस्तु के ऊपर की दिशा में जो बल अनुभव होता है उसको आपने उत्प्लावन बल कहते हैं। ये याद रह जाएगा। चलो ठीक है, चलो चलते हैं आगे। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है। देखो, द्रव का एक गुण होता है, कोई भी द्रव होता है ना, उसके पृष्ठ का एक गुण होता है कि वो हमेशा तनाव में रहने की कोशिश करता है। इसे ही उस द्रव का क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। और उस सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होते हैं? मच्छर मक्खी, उस पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या है? मच्छर मक्खी उस द्रव पर आसानी से बैठ जाते हैं। और जो कोई पतली हल्की सुई होती है या कोई पतली ब्लेड हो गई, वो द्रव पर आसानी से तैरती है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। बी इसका सबसे बेस्ट आंसर है ना। पृष्ठ तनाव के देखो बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको सुनाता हूं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसको आराम से। पृष्ठ तनाव क्या है, पहले ये बात आपको समझ में आई क्या? किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसका जो पृष्ठ है वो तनाव की स्थिति में रहने की कोशिश करे, इसी गुण को अपने ने क्या बोल दिया? पृष्ठ तनाव बोल दिया। पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश की बूंद होती है वो गोल आकार की होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही मच्छर और मक्खियां होती है वो पानी पर आसानी से बैठ सकती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही एक पतला धागा या सुई होती है या पतली ब्लेड हो गई, वो पानी पर आसानी से क्या हो सकती है? तैर सकती है। समझ में आई बात? ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको किसके बताए हैं? पृष्ठ तनाव के बताए हैं, सरफेस टेंशन के बताए। और गंदे नालों में मच्छर जब ज्यादा पनपने लग जाते हैं तो ये डर रहता है कि मलेरिया फैलेगा। उस मलेरिया के उपचार के लिए उस गंदे नालों में मिट्टी का तेल या DDT का छिड़काव कर देते हैं। DDT का छिड़काव या मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उस नाले का जो द्रव है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए। अब मच्छर क्या है, उस पानी पे बैठेगा तो पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से मच्छर उस पानी पर बैठ नहीं पाएगा और वो मच्छर उस पानी के अंदर डूब जाएगा और डूबने से उस मच्छर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई कहानी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, ताप अपने बढ़ाते हैं ना, जैसे जैसे अपने ताप बढ़ाएंगे ना तो पृष्ठ तनाव है ना, पृष्ठ तनाव वो क्या होता है? कम होता जाता है। पृष्ठ तनाव ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, याद रह जाएगी कहानी, है ना। बारिश की बूंद गोलाकार किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई धागा ब्लेड पानी पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर मक्खियां आसानी से बैठ सकते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको पृष्ठ तनाव की बताई है। चलो आगे चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, इसका आंसर कौन सा सही है बताओ? इसका आंसर अ भी सही है, ब भी सही है, दोनों सही है। तो आंसर कौन सा हो जाए? उक्त एवं उक्त, यहां पर एक लिखना था अपने को, उक्त वन, है ना, वे दो दोनों, या आप ऐसे लिख सकते हैं अ एवं ब दोनों इसके आंसर हैं वो क्या है? सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी। यानी उपरोक्त दोनों आंसर सही है। 37 डिग्री के सेंटीग्रेड भी सही है और 98 डिग्री सेंटीग्रेड भी सही है। 98.6 होता है वैसे। देखो आपको एक कहानी बताता हूँ, इससे आप निकाल भी सकते हो। ये तो चलो इन्होंने दे दिया ऐसे, आपने सुन भी रखा होगा, मानव शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको करेक्शन कर लेना, सही क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो एक कहानी बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे आपको कह देंगे कि एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस वस्तु का तापमान फ़ारेनहाइट में बताओ। डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस एक ही बात है,
पहले सेल्सियस को सेंटीग्रेड कहा जाता था, अब सेल्सियस कहा जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर, ये सब ताप के मात्रक होते हैं और साइंटिस्ट के नाम पर इनको सम्मान देने के लिए मात्रक रख दिए गए हैं दोस्तों, है ना। तो देखो इन सब में, है ना, तापमान के देखो मात्रक कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहली बात, तापमान के मात्रक कौन कौन से हैं, यूनिट कौन कौन सी है। तो तापमान के मैं मात्रक की बात करूं तो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, डिग्री रोमर होता है ना। कौन कौन से हो गए, जैसे मैंने लिख दिया सेल्सियस, सेल्सियस कह दो या सेंटीग्रेड कह दो, ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ गई आपके फ़ारेनहाइट, फिर आ गई केल्विन, फिर आ गई रोमर, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसका रिलेशन बताता हूं। इन सब में आपस में जो रिलेशन है वो एक इक्वेशन से दी जाती है, C-0/100 F-32/180 R-0/80 K-273/100। ये जो मैंने आपके सामने एक लिखा है ना, ये एक ऐसी इक्वेशन है, ऐसी समीकरण है कि इससे हम कोई सा भी तापमान अपने को दे दे और कोई सा भी पूछ ले तो अपने निकाल सकते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको कहेगा एक वस्तु का तापमान डिग्री सेल्सियस में इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये सब इस इक्वेशन से आपस में बराबर है, जो दे दे जो पूछ रहा है उसको आपस में बराबर रख दो और सोल्व कर दो। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने इसको क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो देखो एक क्वेश्चन है, यही ले लेते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए उसके शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। देखो अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है कितना 37 और अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है इन्होंने पूछा है, राइट। दिया किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में, पूछा किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो देखो समझो, अपने को पता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। उस इक्वेशन में मैंने आपको कहा था जो दिया हुआ होता है और जो पूछता है उसको आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। ये दिया है ये पूछा है तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। अगर केल्विन में पूछा होता तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता, मैं इसकी जगह ये लिख देता K-273/100। भाई सेंटीग्रेड में दिया हुआ, केल्विन में पूछा होता तो वो लिख देता। यानी जो दिया हुआ होता है जो पूछता है उसको आपस में क्या कर दो, बराबर। अभी अपने को दिया हुआ ये है और पूछा फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट वाला आपस में क्या कर दो, ऐसे इक्वेशन को बराबर कर दो। अब इसको सोल्व करो, देखो इसको सोल्व करते हैं। 10 से 10 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। अब इसको और सोल्व करते हैं तो ये आया क्या, देखो ये आया, ये आया, ये अपने सामने, ठीक है। सेंटीग्रेड में दिया कितना है 37, तो सेंटीग्रेड की जगह आपने 37 लिख दिया, नीचे है 5 और
फ़ारेनहाइट अपने को निकालना है। तो देखो 37 में से 0 गया, कितना बचा? 37 बचा। 37 को मैंने 9 से क्या कर दी? गुणा, और नीचे है 5, और ये क्या हो गया? f माइनस 32। ठीक है, अब सोल्व करो। देखो इसको आप सोल्व करो। आप इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा? आप चाहो तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 नीम 63, 9 तिया 27, और 6 कितने हो गए? 33, राइट। 7 नीम 63 बच गए 6, 9 तिया 27, कितने हो गए? 33। ठीक है, और इधर आ गया, देखो इसको मैंने तिरछी गुणा कर दी, 5f, और 32 को 5 से करूंगा तो कितना आएगा? 160 आएगा, राइट। तो देखो 5f बराबर 333 प्लस 160, ये कितना आ गया? 3 6 3 9, और ये 493 आ गया, है ना। इसको मैं ये कैलकुलेशन में इधर करता हूं। देखो तो 5f बराबर कितना आ गया? ये आ गया 493। तो फ़ारेनहाइट कितना निकल के आएगा? 493 बट्टा 5। अब सोल्व करो, देखो है ना। 9 पंजे 45, बच गए कितने? 4, है ना। 8 पंजे 40, है ना, फिर 3, है ना, 3 6, 6 पंजे 30, तो निकल के आ गया ना। देखो कितना निकल के आया? 98.6। यही बात मैंने आपको बताई कि फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो कितना होता है? देखो कितना होता है? 98.6 होता है। समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है और आपने को पूछ सकता है। अब इसका मैंने सॉल्यूशन फाइनल यहाँ पे किया है। कर लोगे ना क्वेश्चन आप आराम से? इसको नोट कीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। चलो, है ना। एक दो क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस और करवाता हूं। आपको कह दे, जैसे क्वेश्चन है, कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए केल्विन में, केल्विन के ऊपर दोस्तों ध्यान रखना डिग्री नहीं लगती, केल्विन में कमरे का ताप क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसको कर सकते हो आप। पूछा दिया किस में है? दिया किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। कितना दिया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूछा किस में है? केल्विन में। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की बात करें तो C माइनस 0 बट्टा 100, है ना, और K माइनस 273 बट्टा 100 कर दो। जो दिया है, जो पूछा गया है, उनको आपस में बराबर कर देते हैं। अगर रोमर पूछा होता तो रोमर वाली इक्वेशन रख देता मैं, या R माइनस 0 बट्टा 80। अब इसको सॉल्व करो, 100 से तो 100 कट गया, क्या आया? C माइनस 0, K माइनस 273 आया। C कितना है? 25, 25 में से 0 गया, 25 बचा, K माइनस 273, तो केल्विन में निकालना है 273 प्लस 25, है ना। अब निकालो, ये कितना आया? 5 3 8, है ना, 7 2 9, ये कितना आ गया? 298 केल्विन आ गया। कितना आ गया? 298 केल्विन। यानी कमरे का तापमान केल्विन में कितना आ गया? 298 केल्विन। ऐसे कर सकते हो ना दोस्तों, क्वेश्चन कर सकते हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जो कई बार कंपटीशन में पूछा है और बच्चों से गलती हो जाती है। ये मैं इसको आप करके बताओ। किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होंगे? किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होंगे? इसको नोट करके बताओ, फिर अपने आगे चलते हैं।
कर लिया होगा दोस्तों। देखो अपने को पता नहीं है वो तापमान कौन सा है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर है, तो अपने मानते हैं माना वह ताप है x, यानी x डिग्री सेंटीग्रेड व x डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो समझते हैं इस चीज को। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में जो रिलेशन है वो ये है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं काट के, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, सरल करने की दृष्टि से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, राइट है ना। अब वह तापमान कौन सा है जिस पर ये दोनों बराबर होंगे, x, यानी x डिग्री सेंटीग्रेड पर और x डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, राइट। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो इधर सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, 9x आ गया, ये कितना आ गया 5x आ गया, ये आ गया 160, है ना। अब देखो 9x में से 5x घटाया बराबर आ गया -160, 9x में से 5x घटाए तो बच्चे कितने 4x -160, तो x कितना निकल के आया 160/4, तो ये कितना आ गया -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आई बात, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। कर लोगे ना, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। ऐसे तापमान निकालने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सेंटीग्रेड, केल्विन, रोमर, किसी में भी तो आप निकाल सकते हो, हजारों क्वेश्चन बनते हैं, एक तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है, तो उसका आंसर देना होगा निर्वात में। देखो प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है निर्वात में, फिर देखने को मिलती है वायु में, वायु के बाद में बात आती है द्रव की, और फिर है ना भाई वायु की जगह मैं गैस लिख देता हूं, गैस, है ना, फिर देखने को मिलती है द्रव में, और अंत में देखने को मिलती है ठोस में। समझ रहे हो बात मेरी। निर्वात का मतलब समझते हो क्या, निर्वात जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, इसका मतलब है आपके चारों तरफ कोई भी वातावरण नहीं हो, ना गैसीय माध्यम हो, ना ठोस माध्यम हो, ना द्रव हो, एकदम खाली, निर्वात। जैसे अंतरिक्ष में अपने को क्या देखने को मिलता है, निर्वात। और प्रकाश की खासियत होती है वो किसी माध्यम के साथ साथ में निर्वात में भी चल सकती है, जबकि जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है दोस्तों, ध्वनि कभी भी निर्वात में गति नहीं कर सकती है। एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष में अगर धमाका हो जाए तो आपको आवाज सुनाई देगी क्या, नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, वहां माध्यम नहीं होता है ना। प्रकाश माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी चल सकता है, और प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी देखने को मिलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से, ठीक है। और ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, ध्वनि की चाल गैसों में देखने को मिलती है, वायु में ध्वनि की चाल है ना कितनी होती है, तो उस समय आंसर देना होता है 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। ध्वनि की चाल की बात करें, गैस नहीं, ध्वनि की चाल की बात करें तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, ठोस के बाद में द्रव में, और सबसे कम ध्वनि की चाल होती है गैस में। ध्वनि में उल्टा है, ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक देखने को मिलती है, और ठोसों में भी वो कौन सा ठोस है जिसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक है, तो उस समय आंसर देना होता है एल्यूमिनियम। कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है वो ठोस जहां ध्वनि की चाल अपने को सर्वाधिक देखने को मिलती है, सर्वाधिक देखने को मिलती है
है ना। और वायु में, गैस की बात करूं, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल। और निर्वात में ध्वनि की चाल होती ही नहीं है दोस्तों, है ना। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं पाएगी। आप अंतरिक्ष में जाओगे ना, तो अंतरिक्ष में वॉकी टॉकी से बात करते हैं, उस समय रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। आपस में जैसे अपने नॉर्मल बात करते हैं ना, वहां कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे निर्वात है, वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड जो होती है वो ट्रेवल कर ही नहीं पाती, है ना, ध्वनि चल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो देखो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, निर्वात में, है ना, निर्वात में। चलो, और ध्वनि की सर्वाधिक ठोसों में, ठोसों में भी किसमें, एल्यूमिनियम में। निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, और वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। आप क्वेश्चन बनता है कि सर प्रकाश में ध्वनि की चाल कितनी देखने को, सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल कितनी देखने को मिलती है, तो वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। देखो, प्रकाश की चाल वायु में निर्वात की तुलना में कितनी कम होती है, 0.03% कम होती है। अगर हम 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड का 0.03% निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 90,000। इस 30 करोड़ में से 90,000 कम कर दो, उतनी चाल किस में होती है, प्रकाश की वायु में होती है। तो इसलिए लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। ये बात क्लियर हुई? चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बराबर है, अब देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, किसके बराबर है बताओ। डिग्री सेंटीग्रेड कभी डिग्री सेंटीग्रेड के तो बराबर होगा ही नहीं, आंसर अपना फ़ारेनहाइट में ही आएगा। अब कौन सा आएगा, देखो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, ज्यादातर देखो आपको डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का ही पूछते हैं, मैंने इसीलिए प्रैक्टिस भी उसी की करवाई है। और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है ना, तो अपने निकालते हैं, यहां से पता चल रहा है फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, कभी डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर थोड़ी आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5, और ये आएगा 9। तो इसको थोड़ा सरल करने के लिए अपने ने इसको ऐसे लिख दिया, ये याद ही कर लो अगर हो सकता है तो, C-0/5 F-32/9। सेंटीग्रेड कितना दिया है, 20, 20 में से 0 गया तो 20 ही बचा, नीचे 5 है। फ़ारेनहाइट में मैं निकालता हूँ, फ़ारेनहाइट में निकालता हूँ तो 5 चौक 20, 9 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 36, ये फ़ारेनहाइट -32। और अपने चलते हैं 36 + 32 कितने हो गए, 68। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर निकल के आएगा। कर सकते हो ना, अभी देखो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी इसके बारे में। ठीक है, चलो आगे चले। किसी तार पर प्रतिरोध निर्भर करता है, या किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है ना, पर की जगह का लिख सकते हो आप, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो पहली बात है, प्रतिरोध होता क्या है। जीवन में हर चीज का विरोध देखने को मिलता है। जब आप जमीन पे चलते हो तो घर्षण बल आपके चलने का विरोध करता है। जब पानी बहता है तब भी उसके बहने का विरोध होता है, जिसे अपने श्यानता कह देते हैं, है ना। और उसी प्रकार जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक उस धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अपोज करता है। उस विरोध को ही अपने क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। उस विरोध को ही अपने क्या कह देते हैं, प्रतिरोध कह देते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम मात्रक होता है। यानी धारा के प्रवाह का विरोध ही क्या है, प्रतिरोध है। अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। किसी चालक में धारा के प्रवाह का विरोध ही क्या है, प्रतिरोध है। और किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई के तो क्या होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है। और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तार के ताप पर भी प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर करता है। जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ना। तो ताप पर भी क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो गया, द हो गया, है ना। किसी तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक होता है ना, अर्धचालक जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है।
प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, घटता है ना। तो प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, डी, है ना। किसी भी तार का प्रतिरोध यानी धारा के प्रवाह का विरोध किस किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम। और ताप पर, चालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्धचालक में प्रतिरोध घटता है। ठीक है, चलो चले आगे। चलो, दिष्ट धारा जनित्र में रूपांतरण। देखो जनरेटर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, है ना। यही क्वेश्चन देखो विद्युत मोटर के लिए आता है। एक विद्युत मोटर आपने सुन रखा है? हाँ सर सुन रखी है, घर में हमारे लगी हुई भी होती है ना। जो पानी को ऊपर वाली टंकी में भेजती है, वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। बिल्कुल 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 वही विद्युत मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। उसका काम क्या है, उसको चलाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी ना, करंट देनी पड़ेगी। यानी आपने उसको करंट दिया, यानी आपने उसने उसको विद्युत ऊर्जा दिया, और उसी विद्युत ऊर्जा को वो किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा बदल देती है। यानी पानी को ऊपर वाली छत की टंकी में क्या कर देती है, भेज देती है। तो क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आंसर क्या देना होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है, परिवर्तित करती है। जबकि दिष्ट धारा जनित्र जनरेटर हो गया, या एक वर्ड ये भी लिखा आ सकता है डायनेमो, डायनेमो है, ये क्या करते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। अंदर इनके मैग्नेट वगैरह लगे हुए होते हैं, यांत्रिक कार्य होता है, फिर किसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का निर्माण होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे सही आंसर कौन सा हो गया, ब हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिवाइस है। जैसे मैं एक डिवाइस और बताता हूँ, ये 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। एक बात बताओ, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली कौन सी युक्ति है, तो उस समय आंसर देना होता है माइक्रोफोन। एक युक्ति होती है जिसका नाम होता है माइक्रोफोन। वो ध्वनि ऊर्जा को आप बोलोगे ना, तो वही ध्वनि ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, वो बहुत माइक्रो एम्पियर में होती है। वरना तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल बोल के बिजली बना लूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो एक माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन, ये क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, तो उस समय आंसर देना होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपने हेलो हेलो बोलते हैं, तो आपने करंट दी है तभी तो वो है विद्युत ऊर्जा, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ध्वनि ऊर्जा में। वरना करंट मत दो, आप बोलो, कहीं दूर बैठा व्यक्ति उसको आवाज सुनाई नहीं देगी उस लाउड स्पीकर से। समझ में आई बात? ठीक है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जबकि माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ डिवाइसेज होते हैं जो आपने पढ़ रखे होंगे, है ना। जैसे मैं कुछ आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप बताओ मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो उस समय आंसर देना होता है यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, लाउड स्पीकर आपने बता ही दिया, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। सौर प्लेट होती है, सोलर प्लेट, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बल्ब होता है, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बल्ब होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। आपने करंट दिया, उसके अंदर गैसें भरी हुई होती है, बल्ब में आर्गन गैस भरी हुई होती है ना। प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा अपने को मिलती है ना। बल्ब गर्म भी हो जाता है तो आसपास थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हीट भी अपने को देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको सोच के अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलो, इंद्रधनुष बनना उदाहरण है, ये क्या चीज है, देखो दोस्तों, आपने दोस्तों ये सुन रखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इस वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है।
है ना। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में डालते हैं तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और वो 7 रंग होते कौन से हैं? आपको पता है, विबग्योर, राइट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल और ऑरेंज मतलब नारंगी और लाल, और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको अपने बोल देते हैं स्पेक्ट्रम, और इस घटना को अपने बोल देते हैं वर्ण विक्षेपण, जिसे अपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसी घटना के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। जब इंद्रधनुष बनता है ना, तो सूर्य हमारी पीठ के पीछे होता है और इंद्रधनुष आंखों के सामने बनता है। जैसे मान लो ये बूंद है, बूंद इसमें आई, है ना, इसमें अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और अपने को इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो थोड़ा बहुत मैं ये भी बता देता हूं, प्रकाश के परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? कोई वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देती है वो परावर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। यानी कोई वस्तु हरे रंग की है ना, इसका मतलब बाकी रंगों को तो उसने अवशोषित कर लिया है और हरे रंग को क्या कर दिया है? परावर्तित कर दिया है। तो परावर्तन की घटना के कारण जो वस्तु जिस रंग की होती है उस रंग की दिखाई देती है। प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? केरोसिन ऑयल होता है और साबुन का बुलबुला होता है, वो अपने को चमकदार दिखाई देते हैं। साबुन का बुलबुला चमकदार दिखाई दे रहा है, केरोसिन ऑयल है उसकी परत अपने को चमकदार दिखाई दे रही है। वो प्रकाश की किस घटना के कारण? व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण होती है। ठीक है, और विवर्तन के कारण, है ना, विवर्तन के कारण एक अंधेरे कमरे में खिड़की या दरवाजे से अपने को प्रकाश अंदर आता हुआ नजर आता है, वो विवर्तन की घटना है ना। कोई अपारदर्शी वस्तु होती है, उस अपारदर्शी वस्तु, जैसे ये कोई अपारदर्शी वस्तु है और ये प्रकाश स्रोत है, इस अपारदर्शी वस्तु के पीछे क्या है? छाया है। प्रकाश द्वारा इस अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना ही क्या है? विवर्तन है। घटना ही क्या है? विवर्तन है। और विवर्तन के कारण ही बंद कमरे में, है ना, अपने को बाहर कोई प्रकाश जल रहा है तो वो अंदर आता हुआ दिखाई देता है। विवर्तन के कारण ही सीडी जो होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, वो अपने को चमकदार दिखाई देती है ना। कुछ लोग होते हैं ना साइकिल पे, बाइक में सीडी लगा के घूमते हैं, फिर वो चमकती है। वो किस घटना के कारण चमकती है? विवर्तन के कारण। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कौन? सबसे इसका जो अपना आंसर है, जो अपने अभी पढ़ रहे हैं, इसका अपना आंसर होगा, वो होगा इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है वर्ण विक्षेपण का, राइट। और इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष आपको एकदम साफ दिखाई देगा और द्वितीयक इंद्रधनुष है वो आपको धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, चलो, किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग की प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम होगा? देखो, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर गिरता है तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में, है ना, कितने रंगों में? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। और ये 7 रंग ऐसे बनते हैं, VIBGYOR, है ना, VIBGYOR। थोड़ा मैं ढंग के बना देता हूं इसको, देखो, अब समझो, ये कोई प्रिज्म है। जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर गिरता है तो वो कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? है ना, कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये कैसे हैं? VIBGYOR, विबग्योर। यानी सबसे कम जो विचलन देखने को मिला है ना, देखो किस में देखने को मिला है? रेड कलर में। और सबसे अधिक विचलन देखने को मिला है, वो मिला है वॉयलेट को, बैंगनी कलर को। तो पूछा क्या है? किसी प्रिज्म या किसी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होगा, तो सबसे कम में लाल है। और अगर आपसे अधिक पूछ लेता ना, अधिक,
तो अधिक में सबसे अधिक विचलन कहाँ देखने को मिलता? बैंगनी में। कहाँ देखने को मिलता दोस्तों? बैंगनी में, बैंगनी में, वॉयलेट में। कर दोगे आप? एग्जाम में आएगा तो इस चीज को। चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया था फिजिक्स के। आई थिंक आपको लेक्चर में मजा आया होगा, कुछ बातें सीखने को भी मिली होगी, प्रकाश से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड, है ना, तापमान से रिलेटेड, ये कुछ बातें सीखने को मिली होगी। प्रकाश, विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं हर कंपटीशन के लिए। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी के प्ले लिस्ट में मैंने प्रकाश और विद्युत धारा को अच्छे से पढ़ा रखा है। इसके क्वेश्चन 99% केस में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उसको देखोगे तो कॉन्स्टेंट जैसे एग्जाम में उस लेक्चर से ही आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। और बायो भी पढ़ना चाहते हो तो मैंने प्ले लिस्ट में बायो के लगभग 60 लेक्चर्स हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो आप अपने नॉलेज को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। आगे भी अगर आप कोई बड़े एग्जाम देना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। उसमें भी मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।